Yes, so hi everyone. First of all, Happy New Year. So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी which name the origin and evolution of the earth. So see, for making these note, I refer both GC Leong book and NCERT. So आपको NCERTs में ऑल ऑफ दिस कंटेंट आपको नहीं मिलेगा सो इसके लिए आपको जीसी लियोंग भी पढ़ना भी चाहिए बट इफ यू आर नॉट रेफरिंग जीसी लियोंग देन इट विल बी फाइन बिकॉज मैं जीसी लियोंग को भी यहाँ पर कंपाइल कर दिया है ठीक है सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो ओरिजिन ऑफ द अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ कैसे हुआ अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको लेकर बहुत सारे जो हमारे जियोग्राफिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे हाइपोथेसिस पहले दिया और उन हाइपोथेसिस जब वेरीफाई हो गया तब वो थ्योरीज हो गई हाइपोथेसिस जब वेरीफाई होते हैं तब थ्योरी होते हैं हमें पता है ओके सो ओल्डर जो थ्योरीज हम इसको थ्योरी नहीं बोलेंगे ओल्डर हाइपोथेसिस जो है हम उसको पढ़ेंगे अभी ठीक है तो पहले सॉरी हाँ सो पहले जो थ्योरी हम दी थी ओरिजिन के बारे में was Kant, then Laplace, then Chamberlain and Moulton, then Jean and Hurdle. यहाँ पर देखो लिखा है एंड मैं इसको इस सीक्वेंस के अनुसार आपको समझाऊंगी ठीक है तो यहाँ पर टोटल 7 थ्योरीज है 7 हाइपोथेसिस है ठीक है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला जो थ्योरी है कांत ने दी थी ओके तो इससे पहले हम कुछ चीजें समझ ले कि वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट ऑफ द जर्मन वो कांत जो है जर्मन फिलोसोफर थे इमानुएल कांत उन्होंने बोली थी कि अर्थ एक यूथफुल सन है एंड स्लोली रोटेटिंग जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा है ओके तो गैसेस थ्योरीज ऑफ कांत हम तो कांत ने ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांत ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है उसका नाम है गैसेस हाइपोथेसिस सो प्लीज मेक रनिंग नोट एज आई ऑलवेज टोल्ड यू ओके सो उन्होंने क्या बोले थे देखो सो उन्होंने पहले ऐसा बोला कि एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोडियल मैटर थे जो कि टोटल विच इज स्कैटर्ड इन यूनिवर्स एंड इट्स पार्टिकुलर बीइंग कोलाइड तो आप इसको रेफर करिए इस डायग्राम को इसको समझने के लिए ओके हाँ सो उन्होंने बोले थे कि ये एक नेबुला है नेबुला मीन्स नथिंग बट इट्स ए क्लाउड ऑफ गैसेस इट्स ए क्लाउड ऑफ गैसेस जो कि उसका कुछ शेप नहीं था मतलब ये अमोर्फस था ओके एंड ये बहुत इंडेफिनाइट साइज के था उससे उसके अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे और वो पार्टिकल एक टाइम आया जहाँ पर वो कोलाइड करने लगे एक दूसरे से कोलाइड करने लगे क्यों कोलाइड करे because of the gravitational force okay so they started collide slowly and gradually the collision is increases thus the temperature due to the frictional force is also increases अगर एक पार्टिकल अगर देखो अगर यहाँ पर एक सपोज नेबुला है नेबुला के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे एंड इसके वजह से टेम्परेचर क्रिएट हुआ एंड इसका जो कॉलिजन का रेट है वो इंक्रीज होते चले गए ओके सो या
then hence it converted into hot nebula, cold nebula से hot nebula हो गई, right? then नेबुला का जो साइज है वो एक्सपैंड करते चले गए, सिंस द टेम्परेचर बिकम हायर द सॉलिड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड था ना पहले तो वो गैस में कन्वर्ट हुई। इसमें इतना समझने की बात कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। द नोट्स आर इन ए सिंपलर फॉर्मेट, ओके। तो कॉलिजन का रेट जब इंक्रीज होते गया तो ये समझो आप, कॉलिजन का जो नेबुला था उनके अंदर जो पार्टिकल्स थे, सो दे आर कोलाइड ईच अदर, एंड उसकी वजह से टेम्परेचर हो गई बहुत ज़्यादा, एंड उनका साइज भी बढ़ते चले गए। जब साइज बढ़ते चला गया तो जब साइज बढ़ा क्यों, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होता है। अगर ये एक सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ से इतना है, तो जब ये सर्कल बड़ा होगा तो इसका रेडियस बेशक बड़ा ही होगा, है ना। इसके बारे में बात किया है यहाँ पर। सो द नेबुला इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट रेस विद, एंड इस वेलोसिटी फास्ट रेट में हो गए तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई। सो आज पर काम, देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ अगर अगर रोटेट करते जब रोटेट करते हैं तो इसके ऊपर दो टाइप का फोर्स लगते हैं। सो वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स which is acting outwards and the centripetal force which is acting inwards. So as per कांत ने क्या बोला कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम है, सेंट्रीपेटल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, उन्होंने समझा नहीं पाए तो इसके लिए उनको भी क्रिटिसाइज किया गया, वो भी हम देखेंगे। सो इसके वजह से उन्होंने बोला कि जो सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहे इसके वजह से टोटल ये 9 रिंग फॉर्मेशन हुआ, एंड 9 रिंग को हम आज मर्क्यूरी से प्लूटो नाम के जानते हैं। खैर प्लूटो तो अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे थ्योरी दी थी। मतलब वो चाहते थे मतलब ये जो हाइपोथेसिस जो दे रहे थे ये टोटली एक इमेजिनरी था, एंड कुछ कुछ जगह पर उन्होंने मतलब कैसे भी करके उनको वेरीफाइड, मतलब अदर जो साइंटिस्ट अदर जो मतलब उसके बारे में क्रिटिसाइज करते थे एंड देन उनको वेरीफाई करते थे, तो इनके थ्योरी लास्टली वेरीफाई नहीं हुआ एंड ये एक हाइपोथेसिस होकर रह गए। ओके, सो द 9 रिंग इज अल्टीमेटली became 9 planet and the nebula is converted into sun. So उनको क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने नहीं बताए थे कि जो प्राइमोडियल मैटर था उनका ओरिजिन क्या है। ओके, फिर से जो मोशनलेस था, मतलब नेबुला मोशनलेस से कैसे मोशन में आ गए। ओके, देन द कोलिजन इन ए सर्कुलर रोटेशन, ये आपको कैसे पता चला कि उन्होंने एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे। ओके ठीक है, सो ये था उनके क्रिटिसिज्म। सो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो देखो इनके बारे में इनका जो थ्योरी था, कांत का जो थ्योरी था, उसके बाद में लाप्लास ने उन थ्योरी का कांत का थ्योरी को यूज करके ही यूज्ड Kant theory and give the new sort of theory. Okay, so what the criticism Kant has, he tried to remove that criticism and try it in a phrase. Okay, so उन्होंने the Kant such gave that the particles was in पहले cool मतलब gaseous
एंड वेरी कूल था, बट लाप्लेस ने बताया नो इट्स वाज एन हॉट नेबुला। देन इन्होंने बोले थे कि मोशनलेस थे, कांत ने बोले थे, बट लाप्लेस फर्स्ट from the very first time he considered is no, it's in the rotatory motion. Then Laplace said the radius cooled or decreases due to the heat losses and the contraction takes place and इसका साइज जो है डिक्रीज कर गए। बट यहाँ पर वो क्या बोले थे, आप हमने देख लिया ऊपर उन्होंने क्या बोले थे। ओके, सो या देन क्या उन्होंने थ्योरी फाइनली क्या थ्योरी थी कि ये एक हॉट नेबुला था एंड हॉट नेबुला के कोर से हीट निकल रही थी एंड कंट्रैक्शन ऑफ द नेबुला हो रही थी एंड इसके वजह से उनका जो रेडियस है डिक्रीज कर गए थे एंड इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते चले गए। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एक रोटेटरी मोशन है। ओके, एक रोटेटरी मोशन है एंड इन्होंने भी वही बात बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आउटवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो यहाँ पर कांत ने क्या बोले थे, ये भी वही। सो ये भी सही बात बोले थे, मतलब वही बात ही बोले थे और कांत ने। तो देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द कांत एंड लैपलेस थ्योरी। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये तो गई यस इसका ओरिजिन वो बता नहीं पाते। देन इसका सोर्स भी कैसे, प्राइमोडियल हीट जो नेबुला का सोर्स कहाँ से नेबुला फॉर्मेशन हुआ। देन स्पेसिफिक नंबर आप बोले कि 9 नंबर ऑफ प्लैनेट है, कैसे कहाँ से 9 नंबर क्यों हुआ, क्यों 10 नहीं हुआ। ओके, देन द थर्ड थ्योरी इज, देन थर्ड थ्योरी जो है कैम्ब्रोन एंड माउंटेन ने दी थी। ओके, सो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बोला कि जो कांत एंड लैपलेस का जो थ्योरी है वो मोनिस्टिक है, मतलब मोनिस्टिक मीन्स इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो लेकिन जो चैम्बरन ने जो थ्योरी दिया वो था बाई पेरेंटल, मतलब बाई पेरेंटल कैसे हुआ मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके, सो उन्होंने पहले बोला कि एक प्रोटोसन था एंड एक इंट्रोडिक स्टार था जो कि प्रोटोसन के अराउंड ऐसे मूव कर रही थी। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटोशन एंड द इंट्रोडिंग स्टार जो है, ये है प्रोटोशन एंड ये है इंट्रोडिंग स्टार, तो ये इसके चारों ओर घूम रही थी। इंट्रोडिक स्टार ने प्रोटोसन, प्रोटोसन मीन्स क्या है, जो मतलब जो सन यूथफुल सन है, जो बहुत पहले से ही था, जो आज का जो सन है उसको उन्होंने प्रोटो सन बोला था, जो सन इन ए स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, ओके फर्मेंटिंग स्टेज में था, उसको उन्होंने प्रोटो सन बोला। ठीक है, तो इनकी इंट्रूजिंग स्टार ने जब रोटेट कर रही थी प्रोटोसन के चारों ओर, देन एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट हुआ इनके अंदर एंड ग्रेविटेशनल पुल होने के वजह से इसका जो प्रोटोसन का जो ग्रेविटेशनल पुल है ज्यादा थे इंट्रूडिंग स्टार्स से। ओके, तो इन्होंने क्या किया, कुछ मटेरियल इनके अंदर से खींच लिया। ओके, ग्रेविटेशनल पुल एंड इसको उन्होंने नाम दिया कि प्लैनेटिज्मल। ओके, so planetesimal is what, is nothing but uncountable particle of varying size, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे। तो ये होते होते जब घूमते 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 ये चला गया कहाँ पर, मतलब ये बहुत दूर चला गया एंड ये रह गया। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो प्रोटोसन थे, सो ये जो planetesimals, these are attracted with each other and forming a larger particle and ultimately planet हो गए and सन के अराउंड रिवॉल्व कर गया। मतलब ये था जो प्रोटोसन, ये है वो घूमते घूमते चला गया कहाँ और, एंड ये जो अभी रह गए, इन्होंने इसके मतलब आर्टिकल इनका अब छोटा छोटा था, वो अट्रैक्ट करके ऐसे बड़ा बड़ा हो गए एंड देन ये अल्टीमेटली प्लैनेट बन गए। ओके, ठीक है,
समझ गए। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म था। ओके, तो देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म क्या है। सो उन्होंने ये नहीं बोल पाया कि इसका व्हाट इज द कॉज ऑफ intruding star coming closer only prototion, why not somewhere. Then the second था, why only 9 planets, the same thing. And why the sun has smaller angular momentum than the planet. Okay, ये भी इन्होंने बता नहीं पाए. Then larger mass would have the larger angular momentum. इसका भी कोई ऐसा प्रूव उन्होंने दे नहीं पाए. Then why planet are arranged in a perfect manner. क्यों इधर उधर नहीं गए. ठीक है, तो इन्होंने बोल नहीं पाए. देन फोर्थ नंबर पे, ये 5 नंबर पे आ गए. फोर्थ नंबर पे उसको देख लेते हैं. yes, एक इंटरेस्टिंग है कि टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन एंड हार्वर्ड जेफरी. तो पहले जेम्स जीन ने क्या बोले थे उसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट दिस इनके केस में भी वही था कि देयर वाज अ प्रोटोसन एंड आपको यहाँ यस दिस वाज अ प्रोटोसन, राइट. कलर चेंज कर लेती हूँ. ठीक है, सो दिस वाज द प्रोटोसन. एंड प्रोटोसन, पहले मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ कि यहाँ पर प्रोटोसन था एंड यहाँ पर इंट्रूडिंग स्टार था. इंट्रूडिंग स्टार था, तो इंट्रूडिंग स्टार घूमते घूमते इसका पोजीशन अभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर इंट्रूडिंग स्टार ये पोजीशन 2 लेट्स से एंड ये पोजीशन 3, ऐसे ऐसे करके घूमते. तो यहाँ पर देखो, अगर मेजर करूँ कि डिस्टेंस कहाँ पर मिनिमम है, तो यहाँ पर ही होगी इसका डिस्टेंस मिनिमम. सॉरी, कहाँ चले गए. ओके, सो प्रोटोसन था ये इंट्रूडिंग स्टार 1, इसका पोजीशन यहाँ पर, मतलब ये सेम ही था लेकिन ये घूमते घूमते ऐसे ऐसे पोजीशन बना ली. तो यहाँ पर जो प्रोटोसन इंट्रूडिंग स्टार थे, यहाँ पर इनका पोजीशन था मिनिमम, राइट. यहाँ पर मिनिमम पोजीशन था. तो ये जब ऐसे घूम रहे थे तो ये भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसे कुछ इसका पार्टिकल निकाल लिए थे. यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ पर भी यही सेम. तो ऐसे करते करते यहाँ पर जब आएंगे, उन्होंने एक बड़ा बड़ा पार्टिकल जो है खींचेंगे इस सन से. तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इट विल इजेक्ट स्मॉल पार्टिकल, राइट. सो यहाँ पर टोटली वही समझा गया है. ठीक है, प्रोटोसन था तो ये सिंगर से मटेरियल दिखने लगे, तो उन्होंने फिलामेंट नाम दी. इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटोसन. प्रोटोसन के पास थे, देन ये सेपरेट हो गई एंड स्टार्टेड टू कूल डाउन. ओके, स्टार्टेड टू, मैंने यहाँ पर गलती से कॉस्ट लिख दी. स्टार्टेड टू कूल डाउन. देन क्या हुआ, यहाँ पर एक कंट्रैक्शन एंड कंडेंसेशन हो गई. मतलब एक गैस था पहले, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो गई, देन सॉलिडिफिकेशन होकर प्लैनेट बन गई. सो दिस विल रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, एंड इट वुड एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन एंड फेस. ओके, सो सॉलिडिफिकेशन होकर प्लैनेट हो गए and then these will remove around the sun. Okay, uh, and would experience gravitational pull of sun. So material will be ejected out from the planet. Okay, ये जो material है ये planet से eject हो जाएंगे and then it become a satellite. मतलब ये satellite के concept भी दी थी. तो question यहाँ पर आ सकता है कि who give the concept, who was the first person to give the concept of satellite. It would be who, बताओ. Jemjin. Okay, then now we will read about the Harport-Jafre theory hypothesis. Okay, so जाफरी ने क्या बोले थे कि उन्होंने वो बात बोली कि नहीं पहले तो एक प्रोटोसन थे, देन
देन एक कंपेनियन स्टार था एंड इंट्रूडिंग स्टार था। तो उन्होंने बोला है कि कंपेनियन स्टार के चारों ओर कुछ पार्टिकल थे एंड वो पार्टिकल जो कॉलिजन करते 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 मतलब डेब्रिस जनरेट हो गई एंड इट वुड रिवॉल्व अराउंड द प्रोटोसन। ओके, इट वुड रिवॉल्व, ये जो डेब्रिस पार्टिकल जो है इसके चारों ओर, सो इट विल रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द डेब्रिस वुड बी, okay, यहाँ पर debris कैसे जनरेट, debris would be generated and the different size of particle, large particle would attract the smaller particle and वही होगा फिर से एक बड़ा राउंड पार्टिकल बनाएगा, accretion, accretion means छोटे छोटे पार्टिकल अट्रैक्ट होके एक बड़ा पार्टिकल बनाने। ओके, सो इट लेजिटिमेटली, इट अल्टीमेटली प्लैनेट हो जाएगा, राइट। तो ये जाफरे ने बोला। देन फिफ्थ थ्योरी, देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं समझने के लिए एंड आपने क्या करिए, इस लेक्चर को देखते वक्त ही नोट्स बनाइए, ये इम्पोर्टेंट है एंड दीज थिंग्स आर यू विल नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी, सो प्लीज़ डू मेक नोट। इतना समझने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पर बोल दूँगी कि ये अब अच्छे से समझिए, नहीं तो नोट मस्ट है, राइट। तो फिफ्थ थ्योरी दी थी रुसेल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप में उनका कुछ, थर्ड स्टेप में तीन चार स्टेप में ऐसे दिए थे, उनका जो थ्योरी को समझाया वो है कि पहले जो प्रोटोसन था, ओके, सो उनके प्रोटोसन एंड इंट्रोजिंग स्टार था एंड उसके बीच में एक कंपेनियन स्टार था। तो कंपेनियन स्टार को उन्होंने बाइनरी स्टार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये जो कंपेनियन स्टार था ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे एंड जो इंट्रोडिंग स्टार था, इंट्रोडिंग स्टार थे वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, राइट। तो इसके यही रिजल्ट हुआ कि इनका जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, मतलब कंपेनियन स्टार क्या किया, कुछ मटेरियल इजेक्ट की थी इंट्रोडिंग स्टार से, तो ये हो गई वो मटेरियल, लेकिन ये अभी भी इस डायरेक्शन में घूम रहे, ये भी इस डायरेक्शन में घूम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट एज ए रिजल्ट, इंट्रोडिंग स्टार था जो बड़ा था एंड बड़ा था मतलब उसका ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल जो है उनका भी बड़ा होगा एंड जो कंपेनियन स्टार था उसका ग्रेविटेशनल पुल, सॉरी कंपेनियन स्टार जो थे उसका ग्रेविटेशनल पुल बड़ा था एंड इंट्रोडिंग स्टार का ग्रेविटेशनल पुल एज कंपेयर टू, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, gravitational pull of intruding star was much bigger than companion star, तभी तो ये उनसे मटेरियल इजेक्ट कर पाए, है ना। सो कमिंग टू द थर्ड स्टेप, उन्होंने क्या बताया कि प्रोटोसन इंट्रूडिंग स्टार जो था इसका पोजीशन तो यहाँ पर वैसे था, लेकिन ये हुआ कि इस ये जो मटेरियल इजेक्ट कर लिया था पिछले पेजेस में हम देखे थे, वो रोटेट करने स्टार्ट किए। अब ये रोटेट कहाँ करेंगे, कौन से, इन विच डायरेक्शन इट विल गेट रोटेटेड, बिकॉज द कंपेनियन स्टार जो उसका जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहे थे एंड इंट्रोजिव स्टार का इस तरफ, तो ये ऐसे एक ऐसे घूमेंगे, मतलब एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगी यहाँ पर। So the ejected material from the companion star will be revolve around sun. ये सन के ये घूम घूम कर चले जाएंगे यहाँ इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन चले जाएंगे, तो बाकी रह जाएंगे सिर्फ ये इजेक्टेड मटेरियल, बाकी सिर्फ इजेक्टेड मटेरियल रह जाएगी, ये एंड ये, ओके। सो ये इसके चारों ओर घूमेंगे, सन के चारों ओर, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट डायरेक्शन एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, ये बोला है। बट इसका क्रिटिसिज्म ये था कि इफ द प्लैनेट पोल वेयर फाउंड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार, देन वेयर डिड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंपेनियन स्टार गो, ये भी नहीं बताए,
Okay, then the planet then the planet got angular momentum due to the opposite momentum of intruding star and the companion star. The direction of all planet should be the same, लेकिन हमने देखा कि इसका उन्होंने बताया that in the opposite direction. Then why did the ejected matter of the CS companion star enter in the gravity zone? क्यों gravity zone के सन की gravity zone के अंदर वो चले हैं? Then he didn't explain what happened to intrusive star. Then he didn't also explain कि how exactly planet are formed. इसके बारे में कुछ clear idea उन्होंने नहीं दी. Then Hoyle supernova hypothesis. Okay, ये probably the last hypothesis. I think in the next video we will start the Big Bang theory, which is the modern theory which is accepted by everyone. एंड इससे पहले मतलब बिग बैंग थ्योरी से पहले जितना भी थ्योरी उन्होंने दी थी वो हाइपोथेसिस था, मैं पहले बोल चुकी हूँ आपको, ठीक है. सो या हॉयले सुपरनोवा हाइपोथेसिस. तो बिफोर रीडिंग हॉयलो सुपरनोवा हाइपोथेसिस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इससे पहले एक चंद्रशेखर थे, मतलब वो एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन थे. उन्होंने कुछ बात बोली थी कि सन एक स्टार है एंड इसका एक डिफिनाइट मास है एंड जो मास मतलब एक जो स्टार है उसका दो टाइप का मास हो सकते हैं. एक है कि सन से 1.44 टाइम्स कम हो सकते हैं एंड सन से 1.44 मास ज़्यादा हो सकते हैं. तो उन्होंने ये बोला कि ये सन आगे जाकर जो सन से ज़्यादा मास वाला है 1.44 टाइम्स रेड जायंट होगा, रेड जायंट से सुपरनोवा होगा. बट जो भी कम थे जिसका मास सन से कम था वो पहले रेड जायंट होगा, रेड जायंट से व्हाइट ड्वार्फ से फाइनली ब्लैक ड्वार्फ. देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें बताई जो अभी भी काम आते हैं. वो था कि न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट भी उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होते हैं कि सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जितना आड़ घटे होते जाएंगे वो हीलियम का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, मैं इस स्लाइड को साफ कर लेती हूँ. या सो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आड़ होते जाएंगे. न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये है कि उन्होंने हाइड्रोजन हीलियम से हाइड्रोजन टूटते हुए जाएगा, मतलब हीलियम अगर ब्रेक कर ले तो हम उससे हाइड्रोजन मिलेगा हमको. ओके, तो नॉट ए प्रॉब्लम, इन्होंने ये थ्योरी दी. तो ये प्रॉब्लम ये है कि सन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जितना भी जा रहे मतलब सन का जो बर्निंग हम देख रहे हैं वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की फ्यूजन की वजह से होता है. मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्यूजन इज ग्रेटर देन फ्यूजन. ओके, जितने फर्स्ट में रेट ऑफ फ्यूजन हो रही है उतने फर्स्ट में फ्यूजन नहीं हो रहे. तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आएगा जब ये फ्यूल सब खत्म हो जाएगा एंड द सन विल बी डाइड. इन्होंने ये थ्योरी दी थी चंद्रशेखर ने. ओके, तो हॉयले क्या बोले फिर देखते हैं. तो एक प्रोटोस्टार था, देन कंपेनियन स्टार जो कि 1.44 मास ऑफ सन से ज़्यादा था एंड ये मेड ऑफ हाइड्रोजन. इट इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड इट हैज़ अ वेरी जायंट साइज एंड इसके अंदर न्यूक्लियर इंटीग्रेशन था. मैं जो आपको अभी समझाया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन हो रही है देन हीलियम से हाइड्रोजन डिसइंटीग्रेट होना. ओके, so the hydrogen will be one day will come, the hydrogen will be over and the end of fuel. So
उससे क्या होगा कि सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो जाएगा इन विच द कोर कोलैप्स। कोर जब कोलैप्स हो जाएगा so two possibilities it will arise two case, one is the dust होगा and stellar mass। dust से क्या होगा, it will start rotating around the sun, okay, and this accretion will lead to the planet, but the stellar mass will be what black hole। यहाँ पर हम ब्लैक होल का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे। आई थिंक I will try to make a video on black hole which is a very interesting video कि कैसे एक ब्लैक होल उसके अंदर एक लाइट भी चले जाए तो वो उसको एकदम गायब कर लेते हैं एंड कुछ भी उससे उसके बाहर पास नहीं होता है, राइट। सो यही था which was the quite interesting, quite एक्सप्लेन किया वो जो इंटरेस्टिंग था। इसके बाद स्किमिडिटी इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस है। ओके, सो उन्होंने बोला कि पहले एक डार्क मैटर था, उसका ओरिजिन नोन नॉट नोन एंड ये एक हाइपोथेटिकल एंड कैन नॉट बी सीन। तो डस्ट पार्टिकल था which is 80 to 85% contribution in the universe। मतलब ये जो डार्क मैटर है वो दोनों चीज से बने थे, एक डस्ट पार्टिकल एंड द गैसियस क्लाउड। ओके, देन इन्होंने उनका थ्योरी को बहुत एक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। तो वो था कि सन जो है मिल्क वे गैलेक्सी में गैलेक्सी के जैसे कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट है ये सन है, प्लांट सन के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वैसे ही सन जो है इट विल रिवॉल्व अराउंड गैलेक्सी। सो हमारे गैलेक्सी के नेम है मिल्क वे गैलेक्सी, वी ऑल नो। ओके, तो इसको सन का जो ये रिवोल्यूशन अराउंड द गैलेक्सी, इसको गैलेक्टिक रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, सो उन्होंने क्या बताया कि ये जो ये गैलेक्टिक सेंटर है एंड ये सन है। तो ड्यूरिंग दिस गैलेक्टिक रिवोल्यूशन सन अट्रैक्ट द डार्क मैटर फ्रॉम द गैलेक्सी, डार्क मैटर को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। ओके, then since the dark metal so this is okay, so disk ये सन है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उन्होंने मटेरियल को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं एंड ऐसे सन घूमते 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 इसके जो चारों ओर जो डार्क मटेरियल थे वो एक डिस्क के तरह बिहेव कर रहेगा। ओके, so disk was arranged in systematically according to the size and matter। इसका अंदर जो पार्टिकल थे छोटे छोटे वो अपने साइज एंड मैटर के अनुसार अलग अलग हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, then revolving around sun and it form a disk। so disk has the lighter and denser element and since lighter and since the disk is rotating, the CFF centrifugal force would be applied and the lighter gas particle would be thrown from the sun। तो इन्होंने बोला कि जितने भी पार्टिकल था उन्होंने अपना साइज के अनुसार अरेंज्ड हो जाएंगे एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फोर्स बाहर की ओर एक्टिंग कर रहे थे वो क्या करेगी, ऐसे फेंक देंगे, थ्रोन कर देंगे एंड वो एक एक फाइनली क्या बनेगी, प्लैनेट, राइट। तो इनका थ्योरी थोड़ा भावनात्मक था, गेट क्रिटिसिज्म भी था। ओके, तो ये बोला कि प्लैनेट जो अरेंज होते हैं इसका डेंसिटी के अनुसार, वो जिसका डेंसिटी ज़्यादा मतलब ऐसे जितना दूर जाएंगे सन के, जितना फर जाएंगे उतना गैसियस
हमको प्लैनेट मिलेगी। तो उन्होंने भी डिवाइड किया कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, गैस है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो पहले 4 प्लैनेट है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। कौन कौन से 4 प्लैनेट आप बता दो कमेंट्स में, ओके। एंड देन उसके बाद वो 4 प्लैनेट के बाद एक बेल्ट आएगा। वो बेल्ट के मतलब वो बेल्ट जो एस्ट्रॉयड हम देखते हैं, मीटियोर्स गिरते हैं, वो उसी का ही बेल्ट है, ठीक है। एंड देन जो 4 प्लैनेट होगा वो है गैसियस प्लैनेट, जिसको जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। सो दिस entire lecture end, and it was quite interesting to know ki how earth is formed, and there are so many theories about it. We read total 7 theories, and इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी है। I think I will discuss Big Bang Theory later in another video. Okay, so it was a quite long video, about 35 minutes it will take to shoot me. So hope you learn something from this video. If you do this, please like this video. Okay, thank you. See you next time.